नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाएं, जहां चल रहा है 20% डिस्काउंट और लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। इस समय ईरान का युद्ध जो है वो बड़े विचित्र मोड़ पर है। विचित्र मोड़ पर इसलिए है कि आपको पता है कि ईरान ने अपनी एयर डिफेंस से कुछ किया और कुछ करके वो एक F-15 को गिरा लिया। अब ईरान युद्ध में पहली बार कोई एयरक्राफ्ट गिरा तो पूरे हलचल मच गई। अच्छा, एयरक्राफ्ट को गिराने के बाद में फिर सारा का सारा जो अटेंशन है वो उलट गया। वो क्या उलट गया? और वो ये यूँ उल्टा कि साहब ये जो F-15 है ये तो कंडेम हो गया, क्रैश ही हो गया वो तो। लेकिन जो दो पायलट, एक पायलट और एक उसका वेपन्स वेपन स्पेशलिस्ट था उसमें, उन दोनों को निकालने में 3 दिन लग गए भाई लोगों को। और 3 दिन में उनके पसीने आ गए और उनको ये पता चल गया कि भाई साहब अगर 2 लोगों को निकालने में इतना टाइम लग रहा है और इतना रेजिस्टेंस मिल रहा है ग्राउंड फोर्सेस से ईरान की, तो ये बाकी आगे चल के क्या करेंगे। पूरी फोर्स लगा दी उन्होंने। अपने जेट को जो है, जो वैसे ही नष्ट हो गया था, उसके सारे सिस्टम्स ख़त्म करने में उन्होंने अपनी जान लगा दी। उनके बताते हैं कि ब्लैक हॉक 2 हेलीकॉप्टर हिट हो गए। उसके अलावा 2 C-130J उनके जो C-130J हरक्यूलिस, जिनको भारत भी उपयोग करता है, वो विमान नष्ट हो गए। उसके अलावा एक A-10 था, वो नष्ट हो गया। तो भाई बहुत भारी नुकसान हो गया। और ना केवल नुकसान हो गया, तो पूरे दुनिया में थू थू हो गई। अब पूरे दुनिया में थू थू हो गई और F-35 और F-15 इनकी सबकी मार्केट जो है वो डाउन हो गई। तो भाई साहब करते क्या है हमारे अंकल सैम UAE को प्रेशराइज करते हैं। क्योंकि UAE ने एक बड़ा काम किया था। UAE ने रफ़ाल का जो अगला जो F-5 आने वाला है, वो रफ़ाल का F-5 खरीदने के लिए उन्होंने $5 बिलियन उसमें कमिट किए थे। यानी करीब 36 यानी 2 स्क्वाड्रन वो ले रहे थे उनसे। 2 स्क्वाड्रन रफ़ाल उनको लेने थे F-5 के, और उसमें उनका इन्वेस्टमेंट भी था F-5 के डेवलपमेंट में। UAE को प्रेशराइज करके वो F-5 रफ़ाल वाला जो है उसको सैबोटाज किया गया। यानी इधर तो ऐसी तैसी हो रही है, वहाँ पे ईरान हैंडल नहीं हो रहा। ईरान को आप हरा नहीं पा रहे। ईरान हार मान ही नहीं रहा। तो जब हार मान ही नहीं रहा तो आप और क्या कर रहे हो? तो आप दूसरी तरफ ये करते हो कि UAE को कहते हो कि बेटा रफ़ाल लेना बंद कर। हाँ, आपको पता है कि UAE ने भारत से पैक्ट कर रखा है। भारत से पैक्ट करने के पीछे एक मेजर कंसिडरेशन ये था कि उनके पास भी रफ़ाल के स्क्वाड्रन है F-4 वाले, और भारत के पास भी F-4 वाले स्क्वाड्रन है। और भारत जो है उनके 114 और लेने जा रहा है। और उस 114 में जो है वो आखिरी जो है वो 24 या 25 जो होंगे वो F-5 होंगे, जो समझ लीजिए कि आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट नियर 5th जनरेशन। उसमें बहुत सारे स्टेल्थ के फीचर हैं उसमें। आफ्टर ऑल अब आप देख रहे हैं कि स्टेल्थ का क्या हाल हो रहा है। ये F-15 जो है ये मारा गया है, कह रहे हैं कि साहब कि ये नॉर्मल रेडार से नहीं मारा गया। आप कह रहे हैं कि आपने सारे नॉर्मल रेडार जो है उड़ा दिए। रेडार का क्या होता है कि रेडार एमिट करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जहाँ भी जाते हैं वो उसको उस रेडार का एक फुटप्रिंट मिल जाता है। फिर उसका काउंटर मेजर्स करने में, उसको काउंटर स्ट्राइक करने में आसानी होती है। लेकिन अब इंफ्रारेड हीट सिग्नेचर रेडार और ऑप्टिकल रेडार का प्रयोग करना आरंभ कर दिया है ईरान ने 1 महीने के बाद में। और ये कहाँ से आया है? लोगों का कहना है कि ये रशिया ने सप्लाई किया है। अब रशिया ने सप्लाई किया है तो भाई अब ये भारत के लिए भी इस ईरान युद्ध से काफ़ी कुछ लेसन्स हैं। और उस लेसन में एक तो लेसन था जो ईरान सीख सकता था भारत से, वो ये है कि आपकी एयर डिफेंस आपको स्टेशनरी नहीं रखनी है। भारत ने अपनी एयर डिफेंस इवन S-400 जो था वो स्टेशनरी नहीं रखी थी। आप सिंदूर में भी वो शूट और स्कूट कर रहे थे।
जैसे ही कोई वहाँ से टारगेट किया जाता था, किसी जहाज़ को मारा, किसी मिसाइल को मारा, कुछ भी किया, तुरंत अपनी लोकेशन चेंज कर लेते थे। 2-4 किलोमीटर इधर उधर हो जाते थे और कब 5-10 मिनट लगता है उतने में, क्योंकि इतना टाइम तो दुश्मन को भी उसको आपको लोकेट करके और वापस मारने में टाइम लगता है इतना। तो ये शूट और स्कूट चूँकि ईरान ने भारत से नहीं सीखा, तो ईरान को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन भारत जो है वो ईरान से सीख रहा है, और उसी सीखने के क्रम में भारत ने अब Su-57 पर अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। इसके पहले वो F-35 को रिजेक्ट कर चुका है। F-35 को रिजेक्ट करने के साथ साथ भी भारत ने अपनी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल 800 किलोमीटर की रेंज की कर दी है, और अब वो टेस्टिंग फेज़ में चली गई है। वैसे उसने ज़्यादा कुछ करना नहीं है, केवल सॉफ्टवेयर चेंज करना है। जैसा कि स्पेशलिस्ट्स ने, एक्सपर्ट्स ने मुझे बताया कि उसमें केवल सॉफ्टवेयर चेंज करना है और अधिक कुछ नहीं करना है। उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है NG, वो भी आ गई है मैदान में। ये सब करने के साथ साथ भारत ने अपनी जो एयर डिफेंस है वो 6 लेयर्ड कर दी है, 6 लेयर्ड। S-400 से शुरू होती है, S-400, जो कि आपके बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी टैकल कर सकती है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर भी हमारी जो है पृथ्वी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, जो पृथ्वी डिफेंस है, तो वो पृथ्वी से शुरू होती है। फिर पृथ्वी जो है वो एटमॉस्फेयर में, सो पृथ्वी डिफेंस है, पृथ्वी एयर डिफेंस PAD। फिर एडवांस्ड एयर डिफेंस, एडवांस एयर डिफेंस जब बैलिस्टिक मिसाइल नीचे आ जाती है वहाँ पे करती है। फिर S-400, फिर S-400 के बाद कुशा, फिर कुशा के बाद जो हमारी मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, यानी कि मीडियम रेंज मिसाइल्स में हमारे पास आकाश है। और आकाश ने बहुत अच्छा काम किया था, आपको पता है। और आकाश के बाद अगर हम चले जाए मैरीटाइम डोमेन में, तो आकाश के साथ साथ वह आकाश की जगह पर वहाँ पे बराक है। तो ये आकाश ऑब्लिक बराक हमारे पास ये है। उसके बाद फिर जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसमें हमारे पास शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस है, शोरैड है। उसके लिए मिसाइल्स भी है और उसके लिए एंटी ड्रोन वॉरफेयर की पूरी स्कीम है, जिसमें आयरन बीम है, जिसमें गन्स हैं, गन्स, जी हाँ, AI ऑपरेटेड नेटवर्क गन्स है। और इस पूरे सिस्टम की खूबसूरती ये है कि ये आपको आइडेंटिफाई करके ये बता देता है कि कौन से टारगेट पे किस प्रकार के आपको काउंटर मेजर्स लेने हैं। तो ये जो एयर डिफेंस की फेलियर जो हुई है ईरान में, वो यदि भारत को कभी मान लीजिए आक्रमण झेलना पड़े, जिसमें से सबसे बड़ा यदि कोई ख़तरा है तो वो चीन है, भारत उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ में Su-57 ऑलमोस्ट फाइनल। ऑलमोस्ट फाइनल का मतलब HAL वालों ने कह दिया है कि केवल भाई इन्वेस्टमेंट फिगर्स आने हैं उनके यहाँ, क्योंकि हम पूरा का पूरा जो हमारा Su-MKI का जो अपग्रेडेशन है वो सारा का सारा नासिक में कर रहे हैं। तो नासिक में जाके उनकी जो टीम है वो देख गई थी और उन्होंने ये कहा था कि भाई केवल इसमें 50% और आपको ऐड करना पड़ेगा, 50% तो पहले से यहाँ उपलब्ध है, उन्हीं चीज़ों से काम चल जाएगा। तो वो जो 50% है उसका इन्वेस्टमेंट कितना पड़ेगा वो HAL को उन्हें अभी बताना है और फाइनल फिगर बताना है, क्या क्या चीज़ें जो है वो लेनी है। वो HAL ने अभी, HAL के जो CMD है उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया था कि भाई उसी का वेट हो रहा है और उसका वेट होते ही वो फाइनल हो जाएगा। तो Su-57 आ रहा है। अब Su-57 का साहब रोल तो हर एक में है, ऑफेंस में तो है ही, डिफेंस में भी। और तेजस में पेच फंसा हुआ है। अमेरिका के साथ जो डील हुई है वो अमेरिका फुलफिल कर नहीं रहा है। GE वाले जो है वो नाटक कर रहे हैं अपने लगातार, और हम जो है उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन जो अगला जो AMCA वाला मामला है वो बिल्कुल ऑन ट्रैक चल रहा है। इसलिए यदि कल
जैसे किसी ने यूएस ने कल को ईरान के साथ युद्ध छेड़ा, मान लीजिए यूएस का कोई भरोसा नहीं, कल को यूएस जो है वो भारत के साथ युद्ध छेड़ देता है तो क्या होगा? आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत के पास में आईसीबीएम कैपेबिलिटी आज से नहीं, पिछले 15-20 साल से है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि भारत ने आईसीबीएम बना रखी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये जो 6-6 हज़ार वाले जो टारगेट डिक्लेयर किए जाते हैं आईआरबीएम वाले, वो 6,000 वाले जो है वो एक्चुअली 15,000 के हैं। रेंज उनकी बताई जाती है 6,000 की, उनकी टेस्टिंग भी 6,000-7,000 की जाती है, जानबूझ के किया जाता है। जैसे अमेरिकन जो है वो थोड़ा सा आशंकित ना हो और कहीं ऐसा ना कहे कि नहीं 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 भारत के पास आईसीबीएम है, जैसे पाकिस्तान के लिए कह दिया उन्होंने कि पाकिस्तान के पास आईसीबीएम है, अमेरिका को खतरा है। तो ये एहतियात भारत बरतता है। तो इसलिए भाई ईरान का युद्ध जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उससे भारत बहुत सारे लेसन सीख रहा है और उसी के हिसाब से अपनी एयर डिफेंस और ऑफेंस दोनों की कैपेबिलिटी तैयार कर रहा है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे भले कल को यूएस ही क्यों ना आ जाए मैदान में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।